Good morning, students. Today we are going to start part 7, chapter first, part 7. बेटा up to part 6 I think you have watched. आप वो पार्ट सब देख चुके हैं, नहीं देखे तब भी आपको वो देखने होंगे so that आपको समझ में आ जाए. Now we start part 7. सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन. अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था ब्रिटिश का, वो इसमें बताया गया है. इन्होंने कैसे सेट किया, क्या किया. देखो गवर्नर जनरल चेंज होते गए, उनके अकॉर्डिंग जो उनके रूल रेगुलेशन है वो भी चेंज हुए. अंडरलाइन करो बेटे यहाँ से. वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल 1773 तो 1785 1773 से 85 तक. अंडरलाइन करो यहाँ से. हमारे जो गवर्नर जनरल रहे इंडिया में वो रहे वॉरेन हेस्टिंग. वॉज वन ऑफ द मैन इंपॉर्टेंट फिगर हु प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी पावर. उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा कंपनी की पावर को एक्सपेंशन यानी विस्तार को करने के लिए. उनका एक महत्वपूर्ण रोल रहा, या कंपनी की ताकत को फैलाने के लिए अहम भूमिका थी उनकी. वॉरेन हेस्टिंग, देखो वॉरेन हेस्टिंग का क्या होता है. बाय हिज टाइम कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल. उनके आने के बाद कंपनी का पावर सिर्फ बंगाल में ही नहीं बट ऑल्सो बल्कि इन बॉम्बे मद्रास. ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज. उनके आने के बाद बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी. ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे. जो बेटा प्रशासकीय इकाइयाँ थी उन्हें प्रेसिडेंसीज कहा जाता था. क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंसी कहा जाता था. जो इनकी इकाइयाँ होती थी ना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को प्रेसिडेंसी कहा जाता था. ठीक है, आप यहाँ से अंडरलाइन कर लो. ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड. ब्रिटिश टेरिटरीज से लेके प्रेसिडेंसी तक आप लोग अंडरलाइन कर लें. देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज. 3 प्रेसिडेंसीज थी बेटा. अंडरलाइन करो यहाँ से. बंगाल, मद्रास, बॉम्बे. आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंसीज कितनी थी, तो बंगाल, मद्रास, बॉम्बे. ईच वॉज रूल्ड बाय ए गवर्नर. इसमें सब में सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था और हर एक का जो शासक था वो गवर्नर जनरल के पास होता था. द सुप्रीम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर गवर्नर जनरल. इनका जो सुप्रीम हेड होता था वो कौन होता था? गवर्नर जनरल. वॉरेन हेस्टिंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे जिन्होंने बहुत सारे सुधार किए, प्रशासकीय सुधार किए. इनमें देखो खास तौर से जो वॉरेन हेस्टिंग्स जिस टाइम आए थे उसमें उस टाइम न्याय को जो जस्टिस था उसमें सुधार किए गए. अभी जस्टिस में देखो वॉरेन हेस्टिंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस. न्याय के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सुधार किए गए वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा. अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, मैं इसकी समरी बता देती हूँ. वॉरेन हेस्टिंग्स जब आए थे तो उन्होंने क्या किया, हिंदुओं से और मुस्लिम्स से और कुछ व्याख्याएं कराई धर्म के नाम पर और इनके नाम पर. उसके बाद उन्होंने न्याय के क्षेत्र को डिसाइड किया, मतलब कैसे किस तरीके से न्याय होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. इस तरीके से उन्होंने न्याय के क्षेत्र को डिसाइड किया. देखो फ्रॉम 1772 ए न्यू सिस्टम जस्टिस वॉज एस्टेब्लिश. 1772 में एक नया सिस्टम, नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई. एस्टेब्लिश होता है स्थापित करना. एस्टेब्लिश इज ए नोट न्यू वर्ड. बेटी ये कॉन्टिन्यूली आपके पास आपके सामने आ रहा है. देखो वर्ड्स आपकी जो वोकैब हो वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए स्टूडेंट्स. ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स. हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में 2 अदालतें होंगी. एक तो क्रिमिनल कोर्ट. क्रिमिनल कोर्ट को बेटा हिंदी में बोलते हैं फौजदारी अदालत. ये आप नाम सुनते आए हो, फौजदारी अदालत. और दूसरा होता है सिविल कोर्ट जिसे बोलते हैं दीवानी अदालत. ठीक है, ये 2 अदालतें हर डिस्ट्रिक्ट में होंगी. दीवानी अदालत का जो बेटा मुखिया होता था ना वो यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे. अब देखो दीवानी अदालत. मौलवीज एंड हिंदूज पंडित इंटरप्रिटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स. देखो बेटा हिंदू में तो हमारे कौन हुआ करते थे? पंडित होते थे. और मौलवी होते थे वो मुसलमानों के होते थे. तो दीवानी अदालतों के जो मुखिया होते थे वो तो जिला कलेक्टर होते थे. और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे. उन कलेक्टर्स को भारतीय कानूनों की मौलवी और हिंदू पंडित व्याख्या करते थे. आगे देखो द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल
the criminal court were still under Qazi and Mufti, but under the supervision of collectors. देखो बेटा, अब फौजदारी जो अदालतें थे वो अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन जो इनकी निगरानी का काम करते थे वो जिला कलेक्टर्स करते थे। कौन करते थे? जिला कलेक्टर्स। देखो अब ये आगे जो नीचे एक पिक्चर्स दी हुई है, इस पिक्चर में देखो क्या बताया गया है। वारेन हेस्टिंग्स जो थे गवर्नर जनरल, उन पर बेटा मुकदमा चलाया गया। जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटे ना, तो एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप लगा दिया। तो इस आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया, जो उन पर 7 साल चला। देखो इम्पीचमेंट क्या होता है? दोषारोपण होता है। तो उन पर मुकदमा चला गया वारेन हेस्टिंग्स पर, जो मुकदमा 7 साल चला। तो ये उसका मतलब थोड़ा सा सीन है, वारेन हेस्टिंग्स पर जो मुकदमा चलता है उसका सीन है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, आप लोग ए मेजर प्रॉब्लम, देखो ए मेजर प्रॉब्लम दैट द ब्राह्मण पंडित गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। एक मुख्य समस्या क्या आई उनके सामने? एक बड़ी समस्या थी, जो ब्राह्मण पंडित थी वो धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इंटरप्रिटेशंस होता है व्याख्या करना, लोकल लॉज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल ऑफ धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी, इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी होता है समरूपता। इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल। कंपाइल का मीनिंग लिखो बेटा, संकलन करना। कंपाइल का मीनिंग संकलन करना, डाइजेस्ट का मीनिंग संग्रह करना। अब देखो 1775 के अंदर 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा। सब पंडित अपने अपने अकॉर्डिंग करने लगे। तब डिसाइड किया गया कि 11 पंडित को हम लोग रखेंगे और ये कानूनों की व्याख्या करेंगे। अब देखो 1775 में जो 11 पंडित तो भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करके उनको काम सौंपा गया। इसमें देखो नेक्स्ट, एंड बी हिंदू लॉज एंड बी हेल्ड, जो एन बी हेल्ड थे, हाल हेड थे, ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। उन्होंने क्या किया? इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस बाय 1778 कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वॉज ऑल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस। और 1778 के दौरान यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की व्याख्या का भी एक संहिता तैयार किया गया। 1773 की बात है बेटा। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ए न्यू सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश। अंडरलाइन करो आप यहाँ से, 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। देखो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और ये कहाँ की गई? वाइल ए कोर्ट ऑफ अपील सदर निजामत अदालत वॉज ऑल्सो सेटअप एट कैलकटा। कैलकटा के अंदर इसके अलावा जो कलकत्ता के अंदर वो अपीली अदालत थी, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। नेक्स्ट देखो, द प्रिंसिपल फिगर इज एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर। देखो बेटा, भारतीय जिले में कलेक्टर का सबसे बड़ा पद होता था। द प्रिंसिपल फिगर होता है बड़ा ओहदा। आज भी बेटा कलेक्टर का आप देखते हो डिस्ट्रिक्ट में कितना बड़ा ओहदा है, उस टाइम भी कलेक्टर का बहुत बड़ा ओहदा होता था, उन्हें प्रिंसिपल फिगर माना जाता था। एज द टाइटल सजेस्ट, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एज द टाइटल सजेस्ट का मीनिंग होता है जैसा नाम से ही पता चलता है, हिज मेन जॉब वॉज टू कलेक्ट revenue taxes to maintain law order in his district with the help of judges। उनका देखो मेन काम क्या होता था? लगान और कर को इकट्ठा करना होता था, तथा न्यायाधीशों और पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था भी बनाए रखना होता था। किनकी सहायता से वो कानून व्यवस्था रखता? लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगास। हिज ऑफिस कलेक्ट्रेट बिकेम न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पैट्रोनेज। पैट्रोनेज का मीनिंग लिखो, पावर का मीनिंग तो सबको पता है, संरक्षण होता है पैट्रोनेज का मीनिंग संरक्षण। दैट स्ट्रिक्टली रिप्लेस्ड प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी। देखो सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया, जिसने जो पुरानी सत्ता थी उसको
अलग कर दिया, मतलब उसको बिल्कुल पुरानी सत्ता से कुछ नया पैटर्न उन्होंने अपनाया। आगे देखो द कंपनी आर्मी, कंपनी की फौज। अब देखो कंपनी की फौज क्या है उसका बताते हैं। कंपनी के साथ देखो कंपनी ने क्या क्या, पहले जो इस पैराग्राफ में क्या बताया गया कि पहले मुगल के टाइम क्या क्या कंपनी व्यवस्था किए रखती थी मुगल साम्राज्य के टाइम, और बाद में क्या क्या कंपनी ने चेंज की, वो सब चीज़ें बताई गई है। द कॉलोनियल रूल्स, उपनिवेशिक जो रूल्स थे उसमें देखो द रूल इन इंडिया ब्रॉट द सम न्यू आइडियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म बट इट्स पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। कंपनी के साथ भारत में शासन और सत्ता के सुधार के तो नए विचार आए, लेकिन उसकी जो असली सत्ता सैनिक ताकत थी। देखो बेटा आज भी कोई भी कंट्री हो वो अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग ही रखना चाहती है, क्योंकि मिलिट्री की बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी तो उस कंट्री को उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। द मुगल आर्मी वॉज मेनली, मुगलों के टाइम देखो आर्मी किस तरीके से होती थी। द मुगल आर्मी वॉज मेनली कम्पोज कैवेलरी, कैवेलरी बेटा हिंदी में बोलते थे सवार, घोड़ों पर जो चलने वाले थे ना, ट्रेंड सोल्जर ऑन द हॉर्स बैक, जो घोड़ों पर चलने वाले प्रशिक्षित थे। और एक क्या होती थी पैदल सेना, इन्फेंट्री क्या होती है जो पैदल चलते, वो पैदल सैनिक, घोड़ों पर चलने वाले सवार, इन्फेंट्री यानी पैदल चलने वाले सैनिक। दे वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्किंग। आगे देखो उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का भी प्रशिक्षण दिया जाता था। आपको पता है तीरंदाजी क्या होता है और स्वॉर्ड का मीनिंग होता है तलवार, इनका भी प्रशिक्षण दिया जाता था। एक तो पैदल सेना होती थी, एक घोड़ों पर सवार होती थी, तलवार लिए हुए भी सैनिक होते थे और तीरंदाजी वाले भी सैनिक हुआ करते थे। द कैवेलरी डोमिनेटेड The army and Mughal state did not feel the need to have a large professionally trained infantry। आगे देखो सेना में जो सवार थे उनका दबदबा बना रहता था। मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। आगे देखो द रूरल एरियाज हैड ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट्स। नेक्स्ट में ग्रामीण इलाकों में जो सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सैनिक मुहैया करा देते थे। देखो बेटा द लोकल जमींदार ऑफन सप्लाइड द मुगल्स विद पैदल सोल्जर्स। जब भी कभी पैदल सोल्जर्स की ज़रूरत होती थी तो मुगलों को वो पैदल सोल्जर्स प्रोवाइड करवा दिए जाते थे। ठीक है, अब देखो अंग्रेज क्या करते हैं, चेंजेस क्या आता है इनमें, वो चेंजेस हमें बताना है, वो मतलब चेंजेस हमें देखना है। 18th सेंचुरी के दौरान क्या चेंजेस आते हैं वो बता रहे हैं। ए चेंज अकर्ड 18th सेंचुरी व्हेन मुगल सक्सेसर स्टेट लाइक अवध बनारस स्टार्टेड रिक्रूटिंग का मीनिंग होता है बेटा भर्तियाँ, पीजेंट्स होता है किसान, इनटू देयर आर्मीज एंड ट्रेनिंग दैम प्रोफेशनल सोल्जर्स। अब देखो 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। तो यह क्या है, सूरत बदलने लगी। द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मैथड व्हेन इट बिगेन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। आगे देखो यही तरीका अपनाया। विच केम टू नो द सिपाही आर्मी, द इंडियन वर्ड सिपाही मीनिंग सोल्जर्स। अब देखो ब्रिटिश सेना क्या करती है, अंग्रेज जो थे अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द के सिपाही शब्द से बना आर्मी कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें दो ही मीनिंग आपको, एक तो रिक्रूटमेंट का मीनिंग होता है भर्तियाँ, पीजेंट यानी किसान, सिपाही का मीनिंग आपको सबको पता ही है। नेक्स्ट चलो स्टूडेंट, एज वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज्ड फ्रॉम, यहाँ से आप अंडरलाइन करो 1820 के दौरान जैसे जैसे युद्ध की तकनीक बदलने लगी कंपनी सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की भी ज़रूरत कम होती गई। देखो डे बाय डे बेटा जो कंपनी आई थी ना तो उसमें क्या है, लड़ाई के इनके वार के युद्ध के तरीके भी चेंज हुए। तो जैसा जैसा तरीका चेंज हुआ वैसे वैसे कंपनी ने वो तरीके अडॉप्ट करने स्टार्ट कर दिए चेंजेस के अकॉर्डिंग। जैसे देखो एज वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज्ड फ्रॉम द 1820 द कैवेलरी रिक्रूटमेंट्स ऑफ द कंपनी आर्मी डिक्लाइंड
दिस इज बिकॉज ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा, Afghanistan, Egypt, where soldiers were armed muskets and matchlocks. देखो मैचलॉक और मस्केट का साइड में मीनिंग भी दिया हुआ है, पहले इनका मीनिंग बता देती हूँ। मस्केट्स क्या होते हैं? ए हैवी गन यूज्ड बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स, एक बड़ी गन होती है हाथ में जो पैदल सैनिक होते हैं उनके। और मैचलॉक्स क्या होता है? मैचलॉक होता है एन अर्ली टाइप ऑफ गन, शुरुआती दौरान जो गन होती थी, which the powder was ignited by the match, जिसको फायर टाइप से कुछ इस टाइप की बेटा गन होती थी जिसको ये लोग यूज़ करते थे। ठीक है, अब देखो warfare technology changed 1820, the cavalry recruitment, the company's army declined. This is because the British Empire was fighting Burma, Afghanistan, Egypt. बर्मा, अफगानिस्तान और इजिप्ट में ब्रिटिश जो सोल्जर थे उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और ये मस्केट्स और मैचलॉक्स का यूज़ करते थे। द सोल्जर ऑफ कंपनीज आर्मी हैड टू कीप पेस विद चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स। आर्मी के जो सोल्जर्स थे, कंपनी सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना होता था। इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकम मोर इम्पोर्टेंट। अब देखो जब उनकी जो पैदल टुकड़ी थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, इन द अर्ली 19th century द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप ए यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। अब देखो 19th सेंचुरी के शुरुआती दिनों में ब्रिटिश लोगों ने क्या कर दिया? एक कल्चर को डेवलप किया। 19वीं सदी में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। सिपाहियों को बेटा यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण दिया जाने लगा। सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड यूरोपियन स्टाइल्स में सोल्जर्स को प्रशिक्षण दिया जाने लगा। उनको देखो प्रशिक्षण दिया जाता था, ड्रिल करवाई जाती थी, उनको डिसिप्लिन सिखाया जाता था। रेगुलेटेड देयर लाइफ फॉर मोर देन बिफोर, पहले से ज़्यादा उन्हें प्रशिक्षित किया जाने लगा। ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग वर इग्नोर्ड, और इस तरीके से उन्होंने कास्ट और कम्युनिटी फीलिंग को इग्नोर कर दिया। देखो बेटा भारत में क्या था? कास्ट और कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा फीलिंग थी, कौन सी कास्ट से कौन बिलोंग करता है, किस समुदाय से बिलोंग करता है, लेकिन अंग्रेज लोगों ने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया इस पर। ठीक है, ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम सिंस कास्ट कम्युनिटी फीलिंग वर इग्नोर्ड, उनके द्वारा ये फीलिंग इग्नोर कर दी गई। इन बिल्डिंग ए फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स, उन्होंने सिर्फ प्रोफेशनल सोल्जर्स को ही देखा। आगे देखो, कुड इंडिविजुअल सो इजीली गिव अप देयर कास्ट एंड रिलीजियस फीलिंग, लेकिन कोई सोल्जर्स थे वो इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से अपनी फीलिंग को नहीं छोड़ पाए, क्योंकि बेटा भारत में शुरू से कास्ट को, समुदाय को, कम्युनिटी को लेकर के भेदभाव चलते ही आ रहे हैं। अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया इन सब चीज़ों पर, इंडिविजुअली छोड़ा नहीं गया। कुड दे सी देमसेल्फ एज सोल्जर नॉट एज ए मेंबर ऑफ कम्युनिटी। अंग्रेज तो क्या देखते थे? अंग्रेज तो यही देखते थे कि धार्मिक भावना को न छोड़े, क्या वे खुद को अपने समुदाय सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? कोई पर्सन खुद को समुदाय से अलग करके क्या सिर्फ सिपाही मान सकता था? आगे देखो, व्हाट डिड सिपाही फील, सिपाही क्या फील किया, उन्होंने क्या फील किया गया उनके द्वारा? हाउ डिड दे रिएक्ट द चेंजेस लाइव्स देयर इन आइडेंटिटी, उन्होंने किस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज किया, क्या आइडेंटिटी रखी? बेटा ये 1857 द रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति के दौरान हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसकी झलक, ग्लिम्सेस का मीनिंग होता है झलक, सिपाही का मीनिंग सिपाहियों की ये झलक हमें 1857 की क्रांति के अंदर देखने को मिलेगी कि किस तरीके से सैनिकों की भावनाओं को आघात पहुंचा और किस तरीके से सैनिकों का अपमान किया गया। ये सारी चीज़ें हमें नेक्स्ट में मिलेगी। ठीक है, आई थिंक स्टूडेंट्स इसका बस कंक्लूजन रह गया। कंक्लूजन में है आपको एक्सप्लेन करके एक और वीडियो में कंक्लूजन प्लस इसका नेक्स्ट जो पार्ट है साउथ अफ्रीका वाला वो एक्सप्लेन कर दूंगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। टुडे सफिशिएंट स्टूडेंट्स, थैंक यू।